हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस दरबार। और एक बार फिर करंट अफेयर्स क्रैकर सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, जो भी प्लेटफॉर्म पर पहले से जुड़े हुए हैं, कि हम लोग करंट अफेयर्स के डिस्कशन को कई सालों से करते आ रहे हैं। पहले ये सिलसिला स्टेप अप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे चलता था, जहाँ पे करंट अफेयर्स के डिस्कशंस आते थे। और उसके बाद आईएएस दरबार पर शिफ्ट हुए हम लोग, आप लोग भी हमारे साथ आए। एंड बीच में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से ये डिस्कशन बंद हो गया था। बट वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पेशल एंड फेवरेट डिस्कशन विच इज़ ऑन करंट अफेयर्स। तो आपको बता दें कि जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं और इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, दोनों के लिए ही ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जो है आपको मालूम है हिंदी में ही रहता है, कंटेंट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। पीडीएफ आपको इस पूरे डिस्कशन का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। और जो भी और क्वेरीज होंगे उसके लिए मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन कॉल मी ऑन देयर। और इसके अलावा जो भी कमेंट में आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला एपिसोड है, 5 अगस्त है। एंड मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं इसको और अच्छा और बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या रहेगा हमारे इस फीचर में। सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस एपिसोड? वन इज करंट अफेयर्स लिंक विद द स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएस। जैसा हम लोग पहले डिस्कशन किया करते थे कि हमारे हर न्यूज़ में एक बैकग्राउंडर होता था, जहाँ पे हम कुछ बेसिक्स बातों को जानते थे। यानी करंट अफेयर्स में तो वो चीज़ है ही, उसका जीएस में कहाँ पर क्या ताल्लुकात है, क्या लिंक है, आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, राइट? याद रखिएगा, आपका इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का सिर्फ एक उद्देश्य है, आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। वेदर आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, इस करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो आपको वहाँ पर सॉल्व करना होता है, राइट? सो जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उसको देखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा की तरह डिस्कशन में रहेगा, और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स, स्कीम्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है? सो आज का फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें हम लोग ये भी जानते हुए चलेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या हैं, उसमें कौन चेयर करता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? सो द फर्स्ट न्यूज़ इज यंग इंडियन ऑफिस सील्ड बाय ईडी। व्हाट इज ईडी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। पहले न्यूज़ जान लेते हैं, घबराइए मत, हिंदी में भी आएगा। ये न्यूज़ जो कटिंग है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का है, तो द हिंदू इंग्लिश में आती है, इसलिए ये कटिंग इंग्लिश में है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये न्यूज़ ये बता रहा है कि यंग इंडियन एक ऑफिस है, ओके? और जो फेमस व्यक्ति हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, इन सबसे लिंक्ड आप कह सकते हैं पाया गया है। और इसी की वजह से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं उन्होंने इस ऑफिस को सील किया है, बिकॉज इसके जो कनेक्शंस हैं वो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए पाए गए हैं, ठीक है? सो आपको इस न्यूज़ के इतने तह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यंग इंडियन ऑफिस क्या है, कहाँ है, क्यों है, कब बना। हालांकि 2010 में बना, मैं आपको बता देती हूँ। तो आइए इसमें हम जानते हैं कि ईडी का क्या काम है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सील्ड किया है, आखिर उसके पास इतनी पावर आती कहाँ से है, और वो क्या है, वो कौन है, कौन उसको पावर देता है, ठीक है? तो हिंदी में क्या बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को? प्रवर्तन निदेशालय। याद रखिएगा, प्रवर्तन निदेशालय। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे हम इसको रख सकते हैं। पेपर 3 इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहाँ पे हम इसको इनडायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी समहाउ, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का केस हैंडल होता है, वहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है? तो जीएस के सिलेबस में कई जगह पर आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवाल पूछे जा सकते हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है, प्रवर्तन निदेशालय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 1956 यानी कि 1956 में इसकी स्थापना होती है। आपको पता होना चाहिए आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय को बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, राइट। आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बताती चलूंगी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मे बी रेज्ड और आस्क्ड दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बिकॉज ईडी बहुत न्यूज में है। आप देखिए वेस्ट बंगाल के केसेस को उठा लीजिए, मुंबई में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस हुए, तो हर जगह पर ईडी पहुंच जा रही है, राइट। तो हेडक्वार्टर है कहाँ, कहीं नहीं बल्कि आपकी नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। दे आर इन चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ये जो इसके रीजन रहा होगा, देखिए पैसे वैसे शुरू से ही है ना, पैसे आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं। और चाहे आज़ादी के पहले की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो, फाइनेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। चाहे कोई गलत काम में पैसे का इस्तेमाल कर रहा हो, सही काम में इस्तेमाल कर रहा हो, रेगुलेशन एंड कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए। इसको पावर कहाँ से मिलता है, इसको जो पावर मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो मिलता है फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। याद रखिए फेमा, फेमा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दो एक्ट याद रखिए। कहाँ से ईडी के पास पावर आता है, वन इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, अनदर इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्या है ये दोनों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ध्यान दीजिए, पहले ये फेरा था, ओके। पहले फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन होता था, फेरा था। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा में क्या क्या चीजें आती हैं आपको मालूम है, एक भी बताइए, नाम बताइए याद करके, क्या होगा विदेशी मुद्रा जब हम बोल रहे हैं तो। बहुत ही फेमस आपको नाम याद आ जाएगा, डॉलर, राइट। डॉलर के अलावा भी कई सारे विदेशी मुद्रा हैं, जैसे कि येन है, पौंड है, रेनमिनबी है, कई सारे हैं। सो विदेशी मुद्रा जब भारत में आता है तो उसके बदले भारत के रुपया को उसको बदलना होता है। तो इसमें क्या कोई घोटाला नहीं हो सकता, क्या इसमें कोई अदल बदल हेर फेर नहीं कर सकता, कर सकता है। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए किसी भी तरीके की घोटाले में पकड़े जाते हैं, आप उसको रखने में, उसको संभालने में, उसको रेगुलेट करने में किसी भी तरीके से पकड़े जाते हैं, तो ईडी आप तक पहुंच सकती है। याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत ईडी को पावर्स दिया जाता है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये जो पीएमएलए एक्ट है, ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, लॉन्ड्री इज क्लीनिंग, राइट, धुले जाते हैं ना, लॉन्ड्री में आप कपड़े डालते हो किस लिए, धुलने के लिए। तो मनी की लॉन्ड्रिंग होती है, जो काला धन है उसको साफ करके सफेद बना दिया जाता है। तो क्या वो लीगल होता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग लीगल है, आपको क्या पता है इसके बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग लीगल कहीं से भी नहीं है। जिस तरीके से ब्लैक मनी को आप जानते हो, वैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग को समझो। बस मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की जाती है, विच इज नॉट लीगल, दैट इज ऑल्सो इलीगल। तो गवर्नमेंट उस पर भी अपनी कड़ी नज़र रखती है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, ये ईडी को पावर देती है कि आप ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस काम में लिप्त है, जो पैसे को सफ़ेद कर रहा है, काले पैसे को सफ़ेद कर रहा है, उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ईडी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। याद रखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ये स्टेटरी बॉडी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसको 1956 में बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, इसका एक हेडक्वार्टर है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी
मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त ऑर्गेनाइजेशन या लोग हैं, या फेमा जो एक्ट है यानी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के कोई अगर हेरा फेरी कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए। अब थोड़ा सा जानते हैं डायरेक्टर ऑफ ईडी के बारे में। देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपसे, जो ईडी के डायरेक्टर हैं इनका कार्यकाल वगैरह पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ईडी निदेशक का कार्यकाल 2021 में 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? बिकॉज ये बदलाव 2021 में किया गया है। अगर ये बहुत पहले होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2021 में यानी आज से 1 साल पहले ही इसके कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। किसको? डायरेक्टर के कार्यकाल को। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया क्यों गया? देखिए क्या होता है, आप किसी एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपका चल ही रहा था कि जो व्यक्ति उसमें लिप्त है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, राइट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, तो प्रेशर डाल करके वो आपको ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, ईडी बनते कौन लोग हैं? आप ही लोग बनते हैं। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस के थ्रू जाइए, आप यूपीएससी के थ्रू जाइए, आप एसएससी के थ्रू जाइए, आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में जाने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप वहां पर गए हैं और आपका काम चल ही रहा था, बीच में आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो काम रुक जाता है, राइट। और इससे पूरा का पूरा केस सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि जो दूसरा बंदा आएगा वो उसको ढूंढेगा, जानेगा, पता लगाएगा, तो बहुत देरी हो जाएगी। इसीलिए कार्यकाल को 2 साल से 5 साल कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिवर्तन लाया गया है इसमें कहाँ पर बदलाव किया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीवीसी एक्ट। लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। इसमें संशोधन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल जो बदला गया है वो कौन से एक्ट से चेंज किया गया है, तो वो एक्ट सीवीसी एक्ट होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। कार्यकाल को अपने हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 5 ही फिक्स करेंगे, 3 कर सकते हैं, फिर 5 कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। तो याद रखिएगा, अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया है, बट किया जा सकता है, कानून बदल दिया गया है। आइए अगली न्यूज पर चलते हैं, विच इज आईएमडी इशूज येलो अलर्ट इन बैंगलोर। आईएमडी क्या है? इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग। ओके, क्या है? येलो अलर्ट जारी हुआ है कहां पर? बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन से राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताइए, बेंगलुरु कौन से राज्य में पड़ता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र? बेंगलुरु, जल्दी बताइए। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। थोड़ा सा आईएमडी के बारे में जानते हैं, आईएमडी क्या है, कहाँ है, क्यों है। जीएस पेपर 3 में आप इसको रख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में साइंस का पोर्शन आता है, वहां पे आप आईएमडी को रख सकते हैं। वैसे पेपर 2 में भी आप इसको रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में। जो भारत विज्ञान विभाग है, मौसम विभाग है, मौसम विभाग क्या करता है? मौसम की जानकारी देता है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करना है। मैं आपको बता रही, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो हमारे क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं और डिस्कशन सुन रहे हैं, प्लीज यूज कॉमन सेंस फर्स्ट। अगर आप आईएएस की तैयारी में हैं तो सबसे पहले आप शब्द को पकड़ना सीखिए। अगर मौसम विभाग है तो वो मौसम की ही जानकारी देगा। भारत का मौसम विभाग है तो भारत के लिए जानकारी देगा। विश्व का है तो पूरे विश्व के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो भारत का है, लेकिन ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि जो आपका आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आईएमडी को, मौसम विभाग को रखा गया है, ठीक है। इसका मुख्यालय जान लीजिए कहां पर है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। काम क्या होगा? वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, भूकंप आने वाला है, तेज बारिश होने वाली है, इस बार सूखा पड़ेगा, मानसून जल्दी आ गया, इतने तारीख को आएगा, ये सारी जानकारी आपको कौन प्रोवाइड करके देता है? आईएमडी। आईएमडी आपके लिए क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कहीं और नहीं है। कंफ्यूज किया जा सकता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये पूछ दिया जाए एग्जाम में, IMD is headquartered in
चेन्नई, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है ये सही बोल रहा है, बिकॉज चेन्नई में बहुत सारे हेडक्वार्टर होते हैं और ज़्यादातर जो बाढ़ का प्रकोप है कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में देखा जाता है, केरला के साइड में। हो सकता है कि चेन्नई में, इसरो भी उधर ही है, तो हो सकता है कि चेन्नई में ही हो। देखिए लॉजिक गलत दे रहे हैं, मतलब आंसर गलत है बट लॉजिक लग जा रहा है। इसीलिए ऐसी जगह पर अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखना है कि आईएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है। इसको याद रखिएगा। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, इन सभी जगहों पर है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज क्या है? सेंटर रेज फेयर प्राइस फॉर शुगर केन हार्वेस्ट। केंद्र ने गन्ने की फसल के लिए उचित मूल्य बढ़ाया। किसने बढ़ाया? केंद्र ने। हर वर्ड को पकड़िए, राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है, केंद्र ने बढ़ाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ठीक है। द हिंदू का न्यूज है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एफआरपी के बारे में पढ़ेंगे, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या होता है ये? देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जिसकी अध्यक्षता मोदी जी करते हैं, दैट इज सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। याद रखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वहां से गन्ने के उचित मूल्य को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को, शुगर केन का जो प्राइस फिक्स किया गया था उसको आप बढ़ा सकते हो, उसको आप निर्धारित कर सकते हो ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो एफआरपी है, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये गन्ने के लिए लागू होता है, ठीक है। गन्ना सबको पता है, सभी लोग खाते हैं गन्ना, गन्ने का जूस पीते हैं। ये जो प्राइस है क्या किसके लिए होता है? ये प्राइस क्यों फिक्स किया गया? ये जो मिल वाले होते हैं, जो शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, जब चीनी के मिल में जब किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचते हैं तो वो किस आधार पर तय होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफआरपी किस आधार पर तय होगा। अच्छा देखिए, जिनको इधर इस तरफ का टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा वो परेशान ना हो, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप पीडीएफ को देख करके अपना पूरा नोट्स बना लेंगे। अभी आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, बिकॉज समझना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से। तो बाद में इसको लिख लीजिएगा, अभी आप इसको समझ लीजिए। तो एफआरपी क्यों बनाया जाता है? ताकि जो मिल हैं, मिल वाले लोग हैं, उनको एक फिक्स प्राइस दे दिया जाए कि देखो आप गन्ने के जो जो उपज करने वाले जो किसान हैं उनको इस प्राइस से नीचे आप गन्ने का प्राइस नहीं दोगे, मतलब गन्ना आप इसी प्राइस पर खरीदोगे। उससे कम अगर आप दोगे तो सरकार आप पर एक्शन ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सीएसीपी का जिक्र हो रहा है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी क्या है, कौन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना, तो उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एफआरपी का निर्धारण कौन करता है? जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, सीएसीपी, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? कौन सा आयोग है? कृषि निर्धारण, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करती, किसका? एफआरपी का निर्धारण करती है। तो अब जानते हैं कि ये सीएसीपी है क्या। तो याद रखिएगा, इसमें कंसल्टेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट है, सबसे बातचीत करके इस मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सीएसीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1985 में इसका नाम बदला गया, सीएसीपी किया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग कब? 1985 में। इसके पहले जनवरी 1965 में इसको बनाया गया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से, कृषि मूल्य आयोग। ध्यान दीजिएगा, कृषि मूल्य आयोग अब क्या हो गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग। नाम में सारी कहानी छुपी है, याद रखिए नाम में कहानी कैसे छुपी है। कृषि मूल्य आयोग, भाई कृषि को, किसान को आप कितने मूल्य में ये चीज दोगे, मतलब जो किसान है अपना सामान लेकर के आएगा उसका मूल्य उसको कितना मिलेगा।
ये तय होता था पहले। अब क्या हुआ 1985 के बाद, इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, किसान लागत, कृषि लागत और मूल्य आयोग। भाई जो किसान है उसकी लागत कितनी लगी, उस गन्ने की उपज में या कोई भी फसल जब वो उगा रहा है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी जा रही है, घर से कितना रुपया वो लगा रहा है, उसके हिसाब से आप उसका मूल्य तय कीजिए। तो इस आयोग के नाम में ही बदलाव लाया गया ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर हो, इसका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर हो कि सीएसीपी को अपना मूल्य किस आधार पर निर्धारित करना है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैधानिक पैनल है। क्या है? स्टैट्यूटरी पैनल है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है और स्टैट्यूटरी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जब उसकी बैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके कर दी जाती है। जैसे कि जीएसटी, जब जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, तो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल को जोड़ा गया, एक आर्टिकल वहां पर लाया गया, बदलाव किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो बदलाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जब कोई सिंपल एक्ट ला करके बनाया जाता है किसी भी बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को, एक पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया जाता है, पार्लियामेंट उसको पास करती है और वो कानून पारित हो जाता है, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो सीएसीपी एक स्टैट्यूटरी पैनल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सीएसीपी आ गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वहाँ पे लिखा होगा कि ये एक स्टैट्यूटरी पैनल है किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। आपको लगेगा हाँ इकोनॉमी है, ये इसमें भी इकोनॉमी है, हो सकता है सही होगा, बट वो गलत हो जाएगा बिकॉज ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, इसीलिए आप उसको याद रखिएगा। हिंदी में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग आता है, याद रखना है। और ये एक बॉडी ऐसी है जो रिकमेंडेशन देती है। क्या देती है? रिकमेंडेशन, है ना। रिकमेंडेशन में अगर आपको सलाह दे रही है कि भाई ऐसा है कि आप इस बार एफआरपी इतना कर दीजिए, एमएसपी इतना कर दीजिए, तो क्या ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट उसको मान ही लेगी? जो इसने बोला वही करेगी गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने सुझाव देती है। और ये जो रिकमेंडेशन होता है ये बाध्य नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी एंड अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। रिकमेंडेशन किसने दिया बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? एक पॉज लीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। सीएसीपी की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम एफआरपी पर गए थे, एफआरपी को अभी मंजूरी दी गई है। एफआरपी क्या होता है? गन्ने के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है दैट इज कॉल्ड एफआरपी, याद रखिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी क्या करती है? उसकी सिफारिश पर एक वो रिकमेंडेशन देती है कि देखो सीएसीपी ने कहा कि इतना रुपया कर दो। अनाउंस कौन करेगा? अनाउंस सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको अनाउंस करती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो होती है वो उसको अनाउंस करती है, घोषित करती है। कौन? गवर्नमेंट ही घोषित करेगी जाहिर तौर पर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नाउ ये जो रिकमेंडेशन आता है सीएसीपी का वो बाइंडिंग नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। प्रीलिम्स का एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है। ओके। और सबसे बड़ी बात, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, वन एंड ओनली। सीसीईए चेयर किया करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सीसीईए की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और ये जो एफआरपी तय किया जाता है इससे जुड़ा हुआ एक कमिटी है, रंगराजन कमिटी, याद रखिएगा। इट इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमिटी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। जो गन्ने की इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग है, गन्ना उद्योग है, उसको बेहतर बनाया जाए उसके लिए एक रिकमेंडेशन दिया था रंगराजन कमेटी ने। उसी के आधार पर एफआरपी में जो भी बदलाव किए जाते हैं। ओके। द नेक्स्ट न्यूज इज कैबिनेट नोट फॉर क्लाइमेट प्लेज COP26। ठीक है, फिर घबरा गए हिंदी मीडियम वाले कि मैम इंग्लिश बोल रही हैं। ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, हिंदी में चलते हैं। कैबिनेट जो कमेटी है अपनी, भारत की यानी भारत सरकार ने क्लाइमेट को लेकर के जो प्लेज
है ना, जो जो सोचा था भारत सरकार ने COP26 में जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए एक हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, तो ने ग्लासगो में लिया था लास्ट नवंबर में। लास्ट नवंबर में क्या हुआ था? COP26 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। याद रखिए, UNFCCC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें हर साल मीटिंग होती है। ठीक है, जब ये मीटिंग होती है तो इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहाँ पर होता है? ग्लासगो में होता है। ग्लासगो में होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था पंचामृत। पंचामृत, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं पंचामृत क्या था। पंचामृत में 5 बातें कही गई थी। पंचामृत, अमृत जैसी 5 बातें। पहली बात कौन सी थी? भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगाबाइट तक पहुंचाएगा। नॉन फॉसिल एनर्जी, जो ये पेट्रोलियम और CNG ये सारी चीज़ें हैं, इसको हटा करके जो नॉन फॉसिल्स एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी और बाकी की, उसको 500 गीगाबाइट तक करने का प्लान 2030 तक भारत सरकार ने रखा है। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीज़ों से 50% तक की जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसको हम पहुंचा देंगे 50% तक 2030 तक। ये हमारा दूसरा प्लेज था। ठीक है, वादे थे ये हमारे, है ना। अब आप अपने आप से कुछ वादे कर दें, ये वही वादे यहाँ पे भारत सरकार ने अपने आप से किए थे। भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। याद रखिए, रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशन बाय 2030। 2030 तक 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो हम करते हैं कहीं ना कहीं, उसमें 1 बिलियन तक हम कम कर देंगे। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी 45% बाय 2030। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक भारत कम करेगा। और 5वां आखिरी जो इम्पोर्टेंट प्लेज है वो क्या है? 2070 तक नेट जीरो एमिशन पर हम जाएंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन पर जाएंगे, यानी कि 2070 तक भारत ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज को लेकर के आएगा जिससे कि यहाँ पर जो एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशन होता है, वो ज़ीरो पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको नोट दे दिया है सरकार ने। और रेटिफाई करने का मतलब होता है अब इसकी पुष्टि कर दी गई, इसकी तरफ काम अब शुरू हो जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। 10 मोर इंडियन वेटलैंड साइट गेट रामसार टैग। 10 और साइट्स जो हैं वो रामसार की लिस्ट में जाके शामिल हो गए हैं भारत से। तो क्या इसके पहले भी कोई साइट था जो रामसार लिस्ट में था? तो बिल्कुल था। कई साइट्स इसमें ऑलरेडी थे और अब 10 साइट और जुड़ करके इसका नंबर 64 हो चुका है। 10 नए साइट्स जो रामसार की लिस्ट में जुड़े हैं उसमें वो तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ओडिशा में उपस्थित हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। रामसार साइट, रामसार क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा रामसार क्या है। रामसार क्या है? रामसार एक जगह है। कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है, ईरान में एक जगह है रामसार। अच्छा, इस साइट में जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सबने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब? 1971 में। 1971 में एक कन्वेंशन आता है। कन्वेंशन में सभी लोग आते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जितने भी देश हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं 1971 में। इंडिया भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक है। और वहाँ पे ये तय होता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आर्द्र भूमि जो है, जो भी वेटलैंड हैं उनको बचाया जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्द्र भूमि और वेटलैंड्स हमारे ज्योग्राफी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में आँख, नाक, कान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किडनी बहुत ज़रूरी है ना, तो कहीं ना कहीं किडनी का काम करती है कौन? वेटलैंड, अपने अर्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया जब लोगों ने देखा कि
वेटलैंड्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, आर्द्र भूमि खत्म होती जा रही है, वो बंजर जमीनों में बदलती जा रही है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और इसलिए 1971 में एक कन्वेंशन आता है जिसका नाम रामसार कन्वेंशन होता है। तो ये रामसार कन्वेंशन जो है, आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो ये वेटलैंड्स के, आर्द्र भूमि के प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। इंडिया ने इसको साइन कब किया? 1982 में किया, 1 फरवरी 1982 में इंडिया ने इसको साइन किया। 10 जो नए वेटलैंड जोड़े गए हैं रामसार की लिस्ट में, वो जान लीजिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी। अच्छा, मालूम है किसी को नेशनल पार्क क्या होता है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? आइए इस पर भी हम लोग आगे देखेंगे कुछ स्लाइड में। याद रखिए पहले कुछ नाम। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद नंदा लेक जो कि गोवा में है, नंदा लेक गोवा, याद रखिए। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया, तमिलनाडु में है। किस लिस्ट में लाया गया? रामसार साइट में जोड़ लिया गया गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व को। गल्फ ऑफ मन्नार पहले आप पढ़ते थे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से कि भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, और अब रामसार साइट में भी आ गया है। रंगनाथिट्टू, ठीक है, रंगनाथिट्टू जो है ये कहाँ है? कर्नाटका में है। उसके बाद वेम्बतूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बतूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम नाम होता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम पूजा भारद्वाज है तो मेरा नाम पूजा भारद्वाज ही रहेगा, इंग्लिश में बदलेगा नहीं, स्पेलिंग बस बदलेगी, राइट। तो यहाँ पे भी सेम है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। वेलोद बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको आप, अगर आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा तो पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा देख करके, ठीक है। सीरपुर वेटलैंड एमपी में है। अच्छा, एक और ट्रिक, जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, आप नाम से गेस करिए कि वो कहाँ है, वो जगह कहाँ पर है। ये कोंथा, कोथू, ये सब जो है ये तमिलनाडु, ये आपके जो साउथ इंडिया है वहाँ का नाम है। सिंपल सिंपल जब नाम आ जाएगा तो वो नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा। सीरपुर कहाँ पर है? एमपी में है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद वेथांगलम पक्षी अभ्यारण्य, वेथांगलम बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर उदयमाथुपुरम भी तमिलनाडु में ही होगा। आपको लग रहा है कि ओडिशा महाराष्ट्र में कहीं होगा? नहीं, तमिलनाडु में है। सतकोसिया गौर जो है वो ओडिशा में है। सतकोसिया का तो नाम भी आपने सुना होगा, ये ओडिशा में है, ठीक है। अच्छा, जब हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो हम छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए इसमें होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। एक आप रामसार साइट की बात करेंगे तो इसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का नाम आएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड क्या होता है? किसी भी चीज की का जब लेखा जोखा आप रखते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये एक तरीके का जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है। अब ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है? ये हर चीज की सूची बनाएगा, अपने पास रखेगा। तो ऐसे वेटलैंड जो कि बहुत खराब हो गए हों, मतलब जिस पर 100% आपको अटेंशन देना पड़ेगा, ऐसे वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। जैसे भारत में अभी तक जो 3 वेटलैंड हैं, कौन कौन से? चिल्का लेक, याद रखिएगा चिल्का लेक को बाहर कर दिया गया। नाउ चिल्का लेक इज नॉट इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। पहले चिल्का लेक को इसमें शामिल किया गया था। अब 2 हैं, पहला लोकटक, ये मणिपुर में है, लोकटक, ठीक है, लोकटक लेक पहला, और दूसरा भरतपुर सेंचुरी। अब भरतपुर सेंचुरी जो है ये कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये भरतपुर सेंचुरी और लोकटक लेक अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इसका मतलब है अभी भी इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हाई लेवल पर। ध्यान रखिए, रामसार साइट में कोई भी वेटलैंड जुड़ा वो प्रोटेक्शन में आ गया, ठीक है, उसको प्रिजर्व प्रोटेक्शन करना ऑटोमेटिक काम हो जाएगा अब गवर्नमेंट का।
लेकिन जब कोई मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ जाता है तो उसमें हाईली अटेंशन, हाईली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वेटलैंड से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तो अभी 3 थे शुरू में, चिल्का, लोकटक और भरतपुर, और अब सिर्फ लोकटक और भरतपुर है, चिल्का को बाहर कर दिया गया। फाइन। आइए अगला न्यूज देखते हैं जो कि इको सेंसिटिव एरिया पर है। इको सेंसिटिव एरिया पर है, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ रूल्स इम्पोज किए हैं, उसी के बारे में है। तो क्या नया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, आप जानते हैं कि नहीं जानते? नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में बोलते हैं नेशनल पार्क को। कोई भी एनवायरनमेंट का वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, जंगल है और अलग अलग तरीके के वहाँ पक्षी रहती है, पशु रहते हैं, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंसानों के बारे में आप जानते हैं, इंसानों को जितनी भी जगह मिले वो कम है, इंसान जितना भी पैसा कमा ले वो कम है। तो अभी ह्यूमन बीइंग जो है वो हर जगह इंक्रोच कर रहे हैं, हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो पक्षियों का इलाका है हमें वहाँ भी जाना है, जो जानवरों का इलाका है हमें वहाँ भी जाना है, जंगलें भी काटनी है, घर बनाने हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जाहिर तौर पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीगल बॉडीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इसके बारे में अभी आपको और थोड़ा सा बताऊंगी सेपरेट करके, बट यहाँ पे अभी आप न्यूज़ जानिए कि न्यूज़ क्या है। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर तक, मिनिमम 1 किलोमीटर का एरिया जो होगा, मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के बाहर का 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो आपको इकोनॉमिक्स जो सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? ठीक है, कर दिया EAZ। बट जब आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हो, उसके बाद आपको उस एरिया में कई सारी एक्टिविटीज को करने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको आपने वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन बना दिया, तो अब वहाँ पर आप कई सारे काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर क्या है? जैसे आप अगर आप ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, कभी ऐसा होता है किसी का एक्सीडेंट होता है तो सामने से एक गुब्बारा सा खुल के आता है ताकि आपका जो चेहरा है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। वैसे ही यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन का काम है। नेशनल पार्क है, यहाँ पे अंदर पक्षी पशु रह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बाहर से जो पोल्यूशन है, बाहर की जो एक्टिविटीज़ है, वो यहीं तक आकर के रुक जाएगी, 1 किलोमीटर के बाहर तक रुक जाएगी। तो यहाँ तक जो इसका इफेक्ट है वो पहुँच नहीं पाएगा। अब यहाँ पे लोगों का घूमना उमना बंद हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो इसका इम्पैक्ट अंदर तक पहुँचेगा ही नहीं। सारी बाहर की प्रॉब्लम्स को ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये झेल लेगा और अंदर का जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए, इसी को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी आपके, अच्छा अब इसमें डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सबके बाहर 1 किलोमीटर का एरिया आपको EAZ करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए इसमें दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा संजय गांधी नेशनल पार्क है। अब ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, इसके बाहर यहाँ पे सिटी है, जस्ट इसके लगे हुए में सारे लोग रह रहे हैं। तो जब इसके 1 किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्ट किया जाएगा ना, तो उसमें कई सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। पता लोगों का घर आ गया, ये वहाँ पे ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो शामिल हो गई, तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, बट ये अभी आ चुका है। तो क्या क्या परमिशन नहीं है यहाँ पे देखिए, कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ आप इस एरिया में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी खनन का काम होता है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जो न्यूनतम चौड़ाई है वो आपको 1 किलोमीटर तक रखना होगा। स्पेशल केस में इसको डाइल्यूट किया कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, एंड द स्टेट एंड यूटी कंसर्न शैल अप्रोच कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। CEC को कौन बना रहा है? कोर्ट बनाएगी, कोर्ट बनाएगी CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। हिंदी में ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, कौन नियुक्त कर रहा है? न्यायालय नियुक्त कर रहा है। और वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी आपको बदलाव लाना है, कोई भी चेंज करना है, तो इसकी रिकमेंडेशन से होगा, जिसके पास स्टेट और यूटीज जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इको सेंसिटिव जोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया था 2002 से 16। उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी पढ़ लेते हैं नहीं तो हिंदी वाले डर जाएंगे कि मैम इंग्लिश बोल रही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना आई कब? 2002 से 16 के बीच में। उसने जो राज्य सरकार है उसका जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, 1986 का, उसके तहत इको सेंसिटिव जोन को लाने का प्रावधान किया कि इसमें ये कहा गया था कि 10 किलोमीटर तक, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 10 किलोमीटर तक आपको ये इको सेंसिटिव जोन लाना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 86 के तहत। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो प्रोहिबिटेड एरिया क्या क्या है यहाँ पे, मतलब जो अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे आप माइनिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है, जो खनन है वो नहीं हो सकता। आरा मिलें जितनी भी होती हैं वो आप नहीं लगा सकते वहाँ पे। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जो पोल्यूशन फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, कोई भी इंडस्ट्री जो प्रदूषण फैला रहा है, क्या आपको उसको लगाना चाहिए? कॉमन सेंस है, नहीं लगाना चाहिए। याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। जल विद्युत परियोजना, आपको लगेगा जल विद्युत परियोजना में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं वहाँ भी अलग तरीके के रेज और चीज़ें निकलती हैं, जिससे कि एक तरीके का साउंड पोल्यूशन हो सकता है। वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो भी एनिमल्स वहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी वहाँ पर आपको नहीं करना है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ वुड, लकड़ियों का कॉमर्शियल कोई भी ऐसा व्यापार आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, पता चला कि जो भी जंगल है उसको काट काट कर आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप ऐसा वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बैन हैं। टूरिज्म एक्टिविटीज़ में भी कुछ चीज़ों को बैन किया गया है। अच्छा, कौन सी एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हो, परमिटेड क्या क्या है, अनुमति किस किस गतिविधियों की मिली हुई है आपको? तो जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, मान लीजिए कोई किसान है, उसकी ज़मीन वहाँ पे है, अब वो इको सेंसिटिव जोन में आ गया, तो क्या वो अपनी कृषि नहीं करेगा? कर सकता है, किसानी आप कर सकते हो। ठीक है, वर्षा का जल है उसको संचयन करना है, उसको आपको लग रहा है चलो वहाँ पे पॉन्ड बना देते हैं, एक लेक बना देते हैं, जो रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लगता है सोलर पावर का कोई प्रोजेक्ट लगा देते हैं वहाँ पे, जिससे कि आप ऊर्जा के स्रोत को और बढ़ा सकें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और ऐसी कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी, याद रखिए, हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब जिसका कोई एनवायरनमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को भी वहाँ पर अपना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए लास्ट में नेशनल पार्क और इस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसको कि सरकार वहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनाउंस करती है, निर्धारित करती है कि पर्यावरण का वहाँ पर संरक्षण किया जा सके। राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। जो नेशनल पार्क है उसमें प्रोहिबिशंस, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और बता दें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो किसी एक बर्ड के लिए होता है, ठीक है ना, किसी भी एक टाइप के बर्ड, एक टाइप के एनिमल, जैसे कि राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई, ठीक है, पाबीतोरा बना दिया गया। जो पंक्षी है, कोई किसी तरीके की पक्षी है जो वहीं पर सिर्फ आती है, वहीं पर रहती है, उसके लिए एक अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसीज के लिए बनाया जा सकता है, बट नेशनल पार्क एक वाइड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कई सारे पक्षी, कई सारे पशुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली,
राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार के द्वारा ही घोषित किया जा सकता है। गलत। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। प्लीज नोट इट डाउन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? नेचुरल हैबिटेट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज का, जिसको कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज अपना प्रोटेक्ट कर सकती है, पर्टिकुलर एनिमल के लिए बना सकती है। मतलब सरकार के पास भी उसका ओनरशिप होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और किसी प्राइवेट एजेंसी के पास भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम लोग और अब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इन सब चीज़ों के साथ में मिलेंगे। आज समय थोड़ा सा कम था और फर्स्ट डिस्कशन था आज ये। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आएगा वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे किसी भी जानकारी के लिए। 8750069419 वन एंड ओनली मेरा नंबर जो कई सालों से चलता आ रहा है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पूजा भारद्वाज फ्रॉम IAS दरबार। ओके, सो अपने जो स्टूडेंट अपने बच्चे हैं, दे आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, दे आर फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम। यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको भी कोई समस्या आती है, उनके कुछ डिमांड होते हैं, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं या मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।